तो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक जो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उद्यमी की विशेषता या कारक जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी देश की, और उसका क्या भाग रहता है, क्या इम्पोर्टेंस रहता है। 18वीं शताब्दी में ने जब बुक लिखी थी वेल्थ एंड नेशंस करके, तो उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था कैपिटल फॉर्मेशन पे, पूंजी निर्माण पे। और उनका कहना था कि जो वेल्थ है किसी देश का या कुछ लोगों का, वो पूंजी निर्माण पे निर्भर करता है। उन्होंने एक्सप्लिसिटली बहुत खुले टर्म्स में ये नहीं बताया कि किस तरीके से उद्यमी पूंजी निर्माण में मदद करते हैं, और इसको लेके कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बोला कि शायद वो पूंजी निर्माण शायद वो उद्यमियों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। पर मुझे लगता है कि उनके लिए वो अलग से इम्पोर्टेंस बात नहीं थी। हम जिस शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस शताब्दी में ट्रेड्स आपस में जो इंटरनेशनल ट्रेड्स थे, इंटरनेशनल व्यापार था, वो बहुत कम था। जो गवर्नमेंट जॉब्स थे वो बहुत एलीट लोगों को मिलते थे, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के बच्चों को, और उतने उतने ज्यादा थे भी नहीं कि कोई उनके लिए घूमे। और जितने प्राइवेट उद्यम थे, प्राइवेट कंपनीज थी, तो उसी से कैपिटल निर्माण होता था, और उनके लिए ये कॉमन सेंस था। तो उनको ऐसा नहीं लगा कि उद्यमियों को अलग से विशेषता दी जाए। मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने उद्यमियों के बारे में नहीं लिखा, इसलिए उन्होंने उद्यमियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके बाद स्कम्पीटर आए। स्कम्पीटर ने इन उद्यमियों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में इकोनॉमिक्स के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया, और तब से इकोनॉमिस्ट्स के लिए, मैनेजमेंट पर्सनल के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए उद्यमियों की पहचान, उद्यम कैसे बनते हैं, कैसे बढ़ते हैं, और क्या किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहला रोल जो है, जो कोई भी इंटरप्रेन्योर निभाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी देश के, वो है वो पूंजी निर्माण में मदद करता है। वो मदद करता है कि जो कैपिटल है वो फॉर्म हो सके, जो उसके एक्शंस हैं, जब वो कहीं से पैसा लेता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है और कुछ बनाता है, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, चाहे वो दूसरों के लिए वेल्थ हो, तो वो एक तरह का कैपिटल खड़ा कर रहा है, एसेट्स खड़ा कर रहा है। और इस तरीके से छोटा छोटा करके ऑन एन एवरेज बहुत सारे उद्यमी मिलके कैपिटल पूंजी निर्माण में मदद करते हैं किसी भी देश के। दूसरा रोल, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत बड़े स्केल में ये लोगों को रोजगार देते हैं। अपने अपने स्केल में भले छोटा हो, पर जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं या एक स्टेट की बात कर रहे हैं, तो उद्यमियों का रोल इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी ये कोई नया आइडिया सामने लाते हैं और उस नए आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, तो किसी उद्यम को स्थापित करते हैं, तो उसको चालू करने के लिए उन्हें लोग चाहिए होते हैं, और लोगों को इन उद्यमियों की वजह से रोजगार प्राप्त होता है। अगर देखा जाए इस लेंस से, तो आज भारत में रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत इसीलिए है क्योंकि भारत में उद्यम विकास बहुत धीमी गति पे है। इतनी धीमी गति पे जितना हम यूरोप और अमेरिका के देशों में नहीं देखा था उस समय, जिस समय वो हमारे जैसे थे। प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इसका कहने इस रोल का मतलब है कि जो अलग अलग रीजन्स हैं किसी देश के, या अलग अलग डोमेन्स है जहाँ लोग काम करते हैं, जैसे कि मान लो टेक्सटाइल हो गया, खरीदी बिक्री हो गई, एग्रीकल्चर विक्रेता हो गया। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स किसी एक आइडिया से बंधे नहीं रहते, इन सारे एंटरप्रेन्योर्स को अपने अपने एरिया में अपना अपना एरिया और अपना अपना मार्केट पता होता है। तो ये एक तरीके से सामंजस्य बिठा के ग्रोथ करते हैं। इनकी ग्रोथ कहीं से भी स्क्यूड नहीं होती कि सिर्फ टेक्सटाइल ही टेक्सटाइल बढ़ गया और कुछ और नहीं बढ़ा। क्योंकि आप और मैं, जैसे आज मैंने मान लो मोबाइल फैक्ट्री चालू कर दी, मोबाइल बनाने की दुकान चालू कर दी, और किसी और ने बॉटल बनाने की दुकान चालू कर दी। बॉटल का डिमांड घर पे ज्यादा है, मतलब अपने रीजन में ज्यादा है, और मोबाइल का डिमांड बाहर के रीजन में ज्यादा है। तो इस तरीके से बहुत सारे उद्यम आपस में मिलके जब बड़े होते हैं, तो वो हार्मनी ले आते हैं दूसरे रीजन्स के प्रति, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है, उस पर उनका फोकस नहीं होता।
इकोनॉमिक पावर के कंसंट्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। इकोनॉमिक पावर का मतलब हम समझते हैं मोनोपोली से। जब किसी भी कंपनी के पास इतनी शक्ति हो कि वो इकलौता खिलाड़ी हो उस एरिया पे, उस संबंध में, उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विस के लिए, तो वो हमेशा अपना फायदा ज्यादा देखेगा। और उद्यम आके जब compete करते हैं, जब कंपटीशन की भावना बढ़ती है बाजार में, तो वो किसी मोनोपोली के पावर को कम करता है, जो कि पूरे कस्टमर्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल और सेटिस्फाइंग रहता है। आज हम जियो से अगर डर रहे हैं तो उसका बेसिक रीजन यही है कि जियो ने आते बराबर टेलीकॉम इंडस्ट्री का खून निकाल दिया। बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री बैंकरप्सी की कगार पे हैं, और बहुत सारे हो भी चुके, बहुत सारे छोड़ के जा भी चुके हैं, जैसे यूनिनॉर, एयरसेल वगैरह जो थे। और हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि एक बार जब जियो अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेगा और उसका कोई बेहतर कंपटीशन नहीं होगा, तो वो किसी भी तरीके से कस्टमर्स के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वेल्थ क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेल्थ सिर्फ बनाते नहीं हैं, ये वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं इवनली। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके, आज मैंने मोबाइल फैक्ट्री चालू की, मैंने 100 लोगों को काम पे लगाया है, तो जो भी पैसा मैं कमा रहा हूँ उस पैसे का कुछ हिस्सा मैं अपने एम्प्लॉयज को भी दे रहा हूँ। उस पैसे का कुछ बेनिफिट मेरे कस्टमर्स को भी मिल रहा है, क्योंकि वो मोबाइल का इस्तेमाल करके अपना कुछ उद्यम चालू कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने वेल्थ को सिर्फ बनाता नहीं हूँ, मैं वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ। और ये उद्यमी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमी में। क्रिएटिंग इनोवेशन, उद्यमी होना इसलिए इम्पोर्टेंट है और उद्यमियों का होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नव प्रवर्तन की भावना लाते हैं, ये कुछ नया लाते हैं जिसके बारे में हमें शायद पता भी नहीं था, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और जिसकी शायद हमें जरूरत भी नहीं थी, या हमें पता नहीं था कि उस चीज की हमें जरूरत है। जैसे कि लैपटॉप, जब लैपटॉप के पहले पाम टॉप्स थे, डेस्कटॉप पीसीस थे, बड़े बड़े कंप्यूटर थे, पर ये जो उद्यमी थे, इनके आपस में टकराव की वजह से, इनके लड़ने की वजह से कि कौन सबसे ज्यादा मार्केट हासिल करता है, ये लगातार इनोवेशन करते गए। और आज हम जितनी भी चीजें हमारे आसपास देख रहे हैं वो इन्हीं उद्यमियों की वजह से है। उद्यमी एक नया बिजनेस स्थापित करते हैं, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब बेसिक सी बात है, उद्यमी उद्यम स्थापित करते हैं। जो इनका उद्यम होता है, इससे ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक की इनकम को बढ़ाते हैं, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब ओवरऑल एवरेज में जितना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जितना हम डोमेस्टिकली बनाते हैं, उगाते हैं, इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं ग्लोबल मार्केट प्लेस में। ग्लोबल मार्केट प्लेस में मतलब वर्ल्ड में उद्यमी धीरे धीरे करके उस देश की, उस रीजन की, उस स्टेट की कंपटीशन को और वेल्थ वैल्यू को बढ़ाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब क्योंकि लोगों की वेल्थ बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो लोग अब बेहतर डिमांड करते हैं। अब लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले मैं सिर्फ एक एक रोटी अफोर्ड कर सकता था, अब मैं 2 रोटी अफोर्ड कर सकता हूँ। अब मैं मेरे परिवार को चावल खिला सकता हूँ, या अब मैं मेरे परिवार को हॉस्पिटल भेज सकता हूँ जहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, वेल्थ बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रही है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। प्रमोट्स कंट्रीज एक्सपोर्ट ट्रेड, उद्यमी सिर्फ देश के लिए काम नहीं करते, उद्यमी को, जैसा मैंने कहा, लाभ से मोटिवेटेड रहते हैं, और उद्यमी को मार्केट चाहिए। तो अगर मैं आज कुछ बना रहा हूं जो बाहर ज्यादा अच्छा बिकेगा, तो मैं उसको बाहर बेचूंगा, और जब मैं उसको बाहर बेचूंगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, हम बाहर का पैसा देश में लाएंगे। जैसा कि सिंपल शब्दों में समझाए तो बाहर का पैसा देश में आएगा, और इस तरीके से उद्यमी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल उद्यमी सबसे ज्यादा देते हैं। एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, जो फार्मर्स सिर्फ बाहर के लिए उगाते हैं, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, इम्पोर्टेड फ्रूट्स, बासमती, बासमती सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इस देश से।
तो ये किसी की चाह ही थी, ये किसी का आइडिया ही था कि मैं कुछ ऐसा उगाऊं जिसका प्राइस मुझे मुझे ज्यादा मिले, बाहर से मिले, क्योंकि बाहर बाहर के लोगों के बाहर के लोगों की इनकम ज्यादा है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो वो अच्छे प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पे करते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं। इंड्यूसेस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम सप्लाई चेन की भाषा में बोलते हैं। जब हम किसी मार्केट प्लेस की बात करते हैं कि जैसे कि कोई आज मेरे को धान उगाना है, धान उगाने के लिए मैं बीज लूंगा, इनपुट्स लूंगा, फर्टिलाइजर्स लूंगा, पेस्टिसाइड्स लूंगा। तो ये है बैकवर्ड लिंकेज कि मेरे को धान उगाने के पहले जो चीजें चाहिए वो खरीदूंगा। और फॉरवर्ड लिंकेजेस, मैंने धान उगा लिया, अब मैं उसको कहाँ रखूं? मैं शायद उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दूं, कोल्ड स्टोरेज है नहीं। मैं शायद उसको कोऑपरेटिव में भेज दूं, दूसरे स्टोरेजेस में भेज दूं, मार्केट में बेच दूं, किसी मिल वाले को दे दूं, किसी और ट्रेडर को दे दूं जो बाद में उसको कहीं और ट्रेड कर सके। तो मेरे उद्यम के पहले की सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, बैकवर्ड लिंकेजेस कहलाते हैं। और मेरे उद्यम होने के बाद उस प्रोडक्ट को मैं कहाँ भेज रहा हूँ, किस तरीके से भेज रहा हूँ, कौन कौन मिडिल मैन है, उसको फॉरवर्ड लिंकेज बोलते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं किसी उद्यम को स्थापित करूंगा और चलाऊंगा, तो जो मेरा प्रोडक्ट आएगा ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को भी आपस में जोड़ेगा, अलग अलग उद्यमों को साथ में लाएगा, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लाएगा। फैसिलिटेट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ये फिर से रेपिटेशन है हर बात का। अब इनकम बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, पूंजी बढ़ गई, रीजनल बैलेंस बढ़ गया, डेवलपमेंट बढ़ गया, इकोनॉमिक पावर कम हो गया, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। तो इस वजह से पूरी तरह पूर्णतः किसी देश का विकास करने में एंटरप्रेन्योर्स मदद करते हैं। और आखिर है, इम्पोर्टेंट है, सबसे आखिर भी नहीं, कि उद्यमी सोशल चेंज में मदद करते हैं, सामाजिक बदलाव लाने में मदद करते हैं उद्यमी। किस तरीके से? जैसे मान लो मैंने कोई उद्यम खोला, वो बैकवर्ड स्टेट था, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इनको बैकवर्ड स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे मैंने जिन लोगों को एम्प्लॉय किया, वो लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने सारी सामाजिक कुरीतियों को छोड़ दिया। जो हमारा बेसिक अजम्पशन होता है कि जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी SC STs की, तो जिन सामाजिक बंधनों से वो बंधे थे, जिन तरह की कुरीतियों से वो बंधे थे, वो टूट जाएंगी, वो चेन्स टूट जाएंगे और इस तरीके से सामाजिक बदलाव आएगा। ये एक एग्जाम्पल है। पर उद्यमी इसी तरीके से अपने प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक बदलाव में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो है अचीवमेंट मोटिवेशन। हिंदी में बोले तो उपलब्धि उत्प्रेरणा या उपलब्धि की प्रेरणा। इसको चालू करूंगा मैं कोट से: सबसे तेज सोचो, नया सोचो, सबसे पहले सोचो। थिंक फास्ट, थिंक न्यू, थिंक फर्स्ट। ये कोट दिया था धीरूभाई अंबानी ने, और वो शायद पिछले दशक के सबसे खास, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हार्ड वर्किंग उद्यमी थे इस देश में। तो हम उपलब्धि की प्रेरणा से, अचीवमेंट मोटिवेशन से क्या समझते हैं? अचीवमेंट मोटिवेशन 19वीं शताब्दी के पहले साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते थे। पर क्योंकि मोटिवेशन को नापने का कोई मेथोडोलॉजिकल ढंग स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ था, इसलिए उस समय की स्टडीज को आपस में बिल्ड करके एक नॉलेज बिल्ड करना पॉसिबल नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय मैक्लेलन नाम के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने उनके समय तक मेथोडोलॉजिकल इंटरवेंशन हो चुके थे कि किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट को मोटिवेशन नापना चाहिए, और अब सब उन्हीं प्रोसेसेस और साइंटिफिक प्रोसीजर्स का यूज कर रहे थे, तो स्टैंडर्डाइज हो चुका था। तो मैक्लेलैंड ने अचीवमेंट मोटिवेशन को, जो कि पहले सिर्फ घरेलू और बिहेवियरल क्षेत्र में देखा जाता था, उसको उन्होंने उद्यमियों, बिजनेस से जोड़ दिया। और तब से मैनेजमेंट वालों के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए अचीवमेंट मोटिवेशन बहुत फ्रंट रोल पे आ गया, बहुत सामने आ गया।
क्या कहता है अचीवमेंट मोटिवेशन? अचीवमेंट मोटिवेशन या उपलब्धि की प्रेरणा सूचक है किस चीज की? कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आप आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप अपना कितना एफर्ट लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप जिस आइडिया को सोचते हैं आप उसमें कितनी मेहनत कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, कितने परसिस्टेंट है। And persistence, when an individual expects that his performance will be evaluated। ये जो सूचक हैं आपके, ये कब दिखते हैं? जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी परफॉर्मेंस को कोई इवेल्युएट करेगा, कोई किसी तरह का वैल्यूएशन देगा, कोई टेस्ट करेगा किसी तरह के स्टैंडर्ड के प्रति। बेसिक रीजनिंग अचीवमेंट मोटिवेशन की ये है कि हम सारे ह्यूमंस में जेनेटिकली कोडेड है कंपटीशन की भावना। शायद वो हमारे इवोल्यूशन में, हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से आई कि हम एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, हम हमेशा दूसरों से बेहतर करना चाहते हैं, हम हमेशा कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप ये पढ़ रहे हैं, आप इसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। कल मेरे से किसी ने पूछा था कि एमबीए ज्यादा बेटर होगा क्या, तो वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो कुछ उपलब्धि चाहता है वो। और ये जो प्रेरणा है, जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको कोई इवेल्युएट करेगा उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे, तो जो सूचक है जो बताता है कि उसके ख्वाब क्या है, वो कितनी मेहनत कर सकता है और वो कितना परसिस्टेंट है अपनी मेहनत में, ये उसका अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाता है। मैक्लेलैंड ने 1960 में बहुत इन्फ्लुएंशियल पेपर लिखा, जिसकी वजह से एक नया डोमेन खुल गया इकोनॉमिस्ट को सोचने के लिए। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच भी इसी की रिसर्च से डेवलप होती है। मोटिवेशन, इसका कहना है कि अचीवमेंट मोटिवेशन तब आती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? जब तुम्हें पता हो कि तुम जो एक्शंस ले रहे हो, तुम जो काम कर रहे हो, वो किसी ना किसी तरीके से तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद जो भी उसका आउटकम आता है, जो भी उसका रिजल्ट आता है, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दूसरा पॉइंट, जब एंटिसिपेशन रहता है, जब तुम सोचते हो, इंतजार करते हो अपने रिजल्ट को आने का, जो बताएगा कि तुम पास हुए या फेल हुए, तब अचीवमेंट मोटिवेशन की भावना आ जाती है। तब उपलब्धि की प्रेरणा की भावना आ जाती है कि क्या पता क्या रिजल्ट होगा। एंटिसिपेशन वो भावना ले आता है। या फिर जब किसी तरह का रिस्क या सर्टेनिटी हो आपके एफर्ट में, आपने जो क्रिया की है, आपने जो कार्य किया है, उसमें जब किसी तरह का रिस्क हो, किसी तरह की अनसर्टेनिटी हो, तो ये उपलब्धि की प्रेरणा को बढ़ाता है। उपलब्धि क्रिया का जो गोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ सक्सीड होना होता है, सफल होना होता है। किसके रिलेशन में? किसी एक स्टैंडर्ड के रिलेशन में, कि अगर मैं बोल दूं कट ऑफ आपका 50 है तो 50 के स्टैंडर्ड में, या दूसरे जो आपसे compete कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड में। और उद्यमियों के लिए, उद्यमिता के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है, जो हमेशा उसको आगे ले जाता है, हमेशा उसको बेहतर करने में मजबूर करता है, हमेशा इनोवेट करने पे मजबूर करता है, हमेशा कस्टमर और मार्केट के बारे में सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि मार्केट से उसका लाभ आता है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।